So hello class 8 students, welcoming you all back to a chapter और आज हमारा एपिसोड नंबर है 11। तो ये बहुत लंबा वीडियो जाएगा, मतलब बहुत लंबा चैप्टर जाएगा। सो मे बी नॉट दिस वीक बट ये तो संडे होगा, बट मे बी टिल नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका एंड हो जाएगा चैप्टर। नॉट मच लेफ्ट इन दिस चैप्टर। सो हम देखते हैं और आज स्टार्ट करते हैं द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 में। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कैसे कैसे छोटे छोटे रिबेलियस मूवमेंट्स हुए थे, जैसे ट्राइबल पीपल ने करे थे या पिजेंट्स ने करे थे, राइट। तो अब देखते हैं आगे कि आगे जो रिबेलियस मूवमेंट्स थे कैसे और बड़े बड़े होते गए। एंड हमने देखा था लेट 90s में, 19 सेंचुरीज में आपके और बड़े बड़े अपराइजिंग हुए थे जो कि हमने पढ़ा था, और वो आज हम आगे उसके बात करेंगे। द ग्रेट रिबेलियन of 1857. So the British called it Sepoy Mutiny. Sepoys, let us recall, were the Indian soldiers enrolled in the East India Company's British Army. Its officers, of course, were almost all British. मतलब कि जो ब्रिटिश ने इसको क्या कहा, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय क्या है? तो सिपॉय वो इंडियन सोल्जर्स हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, और उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे और ब्रिटिश ही होते हैं, और जो आर्मी होती है वो इंडियन सोल्जर्स की होती है। After India's independence, historians rejected the term Sepoy Mutiny, proposing a few other instead. Following, many scholars will call the event the Great Rebellion of 1857. But what exactly happened? मतलब कि हम इसमें क्या बोला है कि सिपाही म्यूटिनी उन्होंने किसने बोला? ब्रिटिश ने बोला ये इसका। बट इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये जो टर्म था सिपाही म्यूटिनी, इसको हटा के क्या बोला कि इसको एक और जगह कुछ रखो इसके नाम की जगह। तो इसको फिर इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857, राइट। सो म्यूटिनी क्या होता है? तो म्यूटिनी इस कंटेक्स्ट में म्यूटिनी ये होता है, इट refers to a rebellion of by soldiers or sailors in case of navy against their officers। मतलब कि ऑफिसर्स के खिलाफ में एज इन उस आर्मी जो है जब खड़ी हो जाए, रेबेलियन हो जाए सोल्जर्स, तो या तो अगर नेवी की बात करी जाए तो जो सेलर्स हैं वो एज इन रिबेलियस हो जाए। तो म्यूटिनी वो, तो इन्होंने सिपॉय म्यूटिनी इसलिए बोला क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो उसके ऑफिसर्स के खिलाफ हो गए, राइट। फिर लेट अस सी क्या होता है उससे पहले। Why do you think that was the term Sepoy Mutiny rejected after Indian independence? Write one paragraph explaining it। मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद सिपॉय म्यूटिनी नाम क्यों हटा दिया? So let us say after independence, Indian historian rejected the term Sepoy Mutiny because it suggested that the events of 1857 were only a rebellion by a few soldiers। मतलब ये बता रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ना बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस ने ये टर्म क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि ये सजेस्ट ये कर रहे थे कि जो 1857 में जो रेबेलियन हुआ, जो लोग एज एन रेबेलियस हुए, जो उनके खिलाफ गए, वो कुछ सिपॉय म्यूटिनी यानी कि कुछ सोल्जर्स ही थे। बल्कि इन रियलिटी द अपराइजिंग इन्वॉल्व नॉट ओनली सिपॉयज बट peasants, tribal communities, rulers, जमींदार, artisan and ordinary citizens who opposed British rule। मत असलियत में वो सिर्फ सिपॉयज नहीं थे यानी सोल्जर्स ही थे, बट वो peasants भी थे, ट्राइबल कम्युनिटीज भी थी, रूलर्स, जमींदार, आर्टिसंस, और जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे, ऑर्डिनरी सिटीजन थे जो कि ब्रिटिश रूल को अपोज करते हैं, वो सारे थे। एंड इट वाज अ वाइड स्प्रेड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड राइट फॉर फ्रीडम। मतलब कि ये सारा ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब कि कॉलोनियल ऑपरेशन था, है ना, उसके खिलाफ मतलब वो जा रहे थे, जो स्ट्रगल के खिलाफ, तो पूरा स्ट्रगल था कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट में। और ये बिगिनिंग मार्क कर रहे थे इंडिया की खुद की जंग के लिए। किसकी जंग के लिए? इंडिया की जंग के लिए। किसके लिए? अपनी आजादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, राइट। Therefore, many historians prefer to call it Great Rebellion of 1857, Revolt of 1857, or the First War of Independence, right? तो ये नाम इसकी जगह बुलाए गए क्योंकि सिपॉयज म्यूटिनी मतलब कि कुछ सोल्जर ही लड़ रहे थे, बट एज एन सोल्जर नहीं लड़ रहे थे, बाकी सारी पब्लिक, आम जनता, आर्टिसंस, ट्राइबल पीपल, जमींदार, peasants, सारे लोग ही लड़ रहे थे उनके खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे होगे डिमिक्शन की, जैसे सिपॉय रिबेलियन एट मेरठ कैसे था। So even earlier, there were several signs of severe discount among the sepoys, beginning with the so-called Vellore Mutiny of 1806, which erupted when the British introduced a new uniform regulation that violated the religious practice of both Hindu and Muslim sepoys। मतलब कि पहले भी बहुत ज्यादा साइंस दिखाए गए हैं डिसकंटेंट के, मतलब कि दुखी, कि दे वर नॉट हैप्पी विद द ऑफिसर्स। sepoys ने बहुत दिखाए हैं, क्योंकि जैसे सो कॉल्ड आपकी वेल्लोर म्यूटिनी थी 1806 की, वो उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ने ऐसा रूल कर दिया था, एज यूनिफॉर्म रेगुलेशन कर दी थी, जो कि बहुत जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी हिंदूज की भी और मुस्लिम सिपॉयज की भी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो सोल्जर्स थे उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी उसके खिलाफ उन्होंने ऐसे यूनिफॉर्म रेगुलेशन करवा दिए, राइट। जैसे कि क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम वेयरिंग रिलीजियस मार्क्स ऑन देयर फोरहेड एंड वर रिक्वायर्ड टू शेव देयर बियर्ड्स। मतलब कि उनका जो
एज इन कोई भी रिलीजियस मार्क जैसे हेड पे होते हैं ना, जैसे टीका वगैरह लगा लेते हैं फोरहेड पे, तो वो उनको क्या था, वो मना था। एंड उनको जो बियर्ड्स थी, दाढ़ी वगैरह थी, वो भी शेव करनी तो होती थी, राइट। The sepoy seized the Vellore fort in present-day Tamil Nadu and killed many British officers and troops. The British, however, crushed the revolt, killing or executing hundreds of sepoys. मतलब कि जो sepoys थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेल्लोर फोर्ट को जब्त कर लिया, सीज कर लिया, एंड बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मारा, ट्रूप्स को मारा। बट जो ब्रिटिश ने हाउएवर वो रिवॉल्ट को चकनाचूर कर दिया, बहुत लोगों को एग्जीक्यूट और किल कर दिया, 100 सोल्जर्स को मार दिया, राइट। आगे क्या हुआ वो देखते हैं हम। We should also keep in mind that most sepoys were from agricultural families which had been suffering great hardship owing to the British policies on land revenue. मतलब कि उनके अंदर भी ये सब भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा sepoys जो सोल्जर्स थे ना, उनका जो बैकग्राउंड, मतलब उनका जो घर वगैरह था, वो एज इन कहाँ से था, वो उनकी एग्रीकल्चर फैमिलीज से था। यानी कि जो उनके घर वगैरह थे वो एग्रीकल्चर फैमिलीज, मतलब कि खेती बाड़ी फैमिली, जो खेती वगैरह करते हैं वहां से थे वो लोग। और वो बहुत मुश्किलें, बहुत चीजें कर रहे थे, किसकी वजह से, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी लैंड रेवेन्यू के चलते, उस सब चीज़ों के चलते, उन सब के चीज़ों के चलते उनकी जो फैमिलीज़ थी, वो लोग थे, वो बहुत इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो ये भी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादातर सेपॉयस के दिमाग में चल रही थी, राइट? After decades of increasing frustration in 1857, rumors spread across northern and central India that rifle cartridge were greased with cow and pig fat, offending the Hindu and Muslim sepoy religious sensibilities. अब यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब इतने दशकों के बाद जो इतना फ्रस्ट्रेशन का बढ़ी जा रहा था, 1857 में ये रूमर फैली नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया में कि जो राइफल कैटरेज होती है ना, उसमें आपका उनको ग्रीस किया जाता है, उनको जो भरा जाता है, उसमें काओ एंड पिग फैट भी होता है इंडियन राइफल की कैटरेज में। तो वहां पे क्या था, 1857 में जो रूमर्स फैली ना कैटरेज, राइफल कैटरेज के, जैसे हम गोली मारते हैं ना, जैसे उसके लिए, तो उसके लिए एक ऐसा, आई डोंट नो प्रॉपरली, बट उसके प्रोसेस में ना एक चीज होती है जिसको आप एज एन अपने दांतों से एज एन मुंह लगा के उसको करना पड़ता है, टू लाइक पिस्टल चला, लाइक जो राइफल चलाने के लिए है ना, गोली मारने के लिए, यू हैव टू डू दैट थिंग। सो उसके लिए उसको लाइक ऑब्वियसली यू have hands on your rifle. So the thing you can do that is with your mouth, right, by teeth, like pushing it, like pulling it actually, ज्यादा फोर्स नहीं, but pulling it only, थोड़ा सा। तो उसके अंदर जो राइफल की कैटरेज थी उसको किससे ग्रीस किया जाता था, काव और पिग फैट से। अब जो काव है वो हिंदू लोगों के लिए बहुत रिलीजियस होती है, वेयरएज पिग, उनको, उनकी जो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज थी वो अलाउ नहीं करती थी। तो ये दोनों यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम सेपॉय सोल्जर्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ थी, राइट। सो दोनों को एज एन काइंड ऑफ दिक्कतें दे रही थी ये चीज, राइट। आगे अगर हम देखते हैं, so at Barakpur in that present day we call West Bengal, the sepoy Mangal Pandey attacked British officers। तो वहां पे बैरकपुर में जो मंगल पांडे सोल्जर थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक करा। The execution spread further discontent among the sepoy, मतलब उसको मार दिया गया। और जो उसके न्यूज थी ना कि वो उसकी एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको मार दिया गया, वो बहुत ही दुखद मानी गई, बहुत लोग हैप्पी नहीं थे उससे, sepoys की कम्युनिटी में, सोल्जर्स की कम्युनिटी में। In Meerut, some of them were killed. Some some of them killed their British officers and marched to nearby Delhi, where they proclaimed the elderly but political powerless Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar as their leader। है ना, मतलब कि जो मेरठ में उन्होंने, जो कुछ यूपी में आज मेरठ में उन्होंने अपने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, और दिल्ली उनके पास में, तो दिल्ली वो मार्च करके गए। और वहां पे अपने दे प्रोक्लेम द एल्डरली बट पॉलिटिकली पावरलेस, मतलब कि उन्होंने जो अपने बड़े थे, है ना, उसको, बट वो पॉलिटिकली पावरलेस, उनके पास इतनी पावर नहीं थी पॉलिटिकली, बट वो बड़े थे, मुगल एम्पायर थे वहां के, जो कि बहादुर शाह जफर थे, उनको अपना लीडर बोला। और जो उनका एम्पायर था ना, उनका जो एम्पायर था पूरा मुगल एम्पायर, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एरिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही था, राइट। नाउ द मिलिट्री डिसीजन वर हाउएवर टेकन बाय द कमांडर्स, जो मिलिट्री डिसीजन था, जैसे भी वो कमांडर्स दे रहे थे, राइट। एंड द रिवॉल्ट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, विद sepoys capturing key cities like कानपुर, लखनऊ एंड झांसी, है ना। तो अब धीरे धीरे जो रिवॉल्ट था, धीरे धीरे अपनी आग, ज्यादा आग बढ़ती गई, तो जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में बहुत ज्यादा आग फैल गई। और इसके बदौलत जो बहुत सारे सिपॉयज थे, वो बहुत ज्यादा की सिटीज, यानी कि इंपॉर्टेंट सिटीज, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसी जगहों पे जाके एज एन दे वर डूइंग व्हाट, उसको कैप्चर कर रहे थे, राइट। एट कानपुर रेबल फोर्सेस अंडर नाना साहिब initially agreed to give safe passage to British civilian, but then massacre over 200 men, women and children for reason that are still debated। मतलब कि कानपुर में जो रेबल फोर्सेस थे, यानी कि जो लोगों ने एज एन ये कैप्चर करी थी कानपुर नाना साहब के अंदर में,
उन्होंने इनिशियली ये एग्री किया कि जो ब्रिटिश सिविलियंस थे, यानी कि जो वहाँ पे रह रहे थे ब्रिटिश के लोग, उनको वो सेफ पैसेज जाने देंगे, उनको जाने देंगे। बट देन ऑल्सो उन्होंने 200 लोगों को, 200 लाइक 200 औरतें, नहीं 200 मर्द भी, मतलब इन द सेंस 200 लोग, 200 में के अंदर मेन भी थे, वुमेन भी थे, चिल्ड्रन में, उनको मजाक उनको मार दिया। एंड जो उसका रीजन था कि क्यों मारा, आज भी अभी तक हमें नोन नहीं है, दैट इज स्टिल डिबेटेबल कि इसलिए मारा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट व्हाई दे वर किल्ड, राइट? That is why it is written there. The reason will be the reason is debated, right? Now we talk further. The British response was systematic and extremely brutal, beginning with the recapture of Delhi in September 1857, where the British forces conducted house-to-house massacres. अब यहाँ पे जो ब्रिटिश रिस्पॉन्स था बहुत ही सिस्टमैटिक था, बट बहुत ही ब्रूटल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सबसे शुरुआत करी, उन्होंने दिल्ली को फिर से रिकैप्चर किया, फिर से अपने उसमें लिया, अपने अंडर लिया। और सितंबर 1857 में ब्रिटिश फोर्सेस ने घर से घर जाके मसाकर्स करे, है ना, मतलब लोगों को मारा घर से घर जाके। At Kanpur, they conducted mass execution designated or designed to strike terror in population। और कानपुर में उन्होंने ऐसे मास एग्जीक्यूशन किया, बहुत लोगों को मारा, जिसकी वजह से वो, इसका वजह क्या थी कि ऐसे क्यों किया, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी, जो वहाँ के लोग थे, उनके दिल में टेरर फैले, उनके दिल में क्या फैले, टेरर फैले, डर फैले। In a long punitive campaign, they burned villages, destroyed crops, causing countless deaths, vastly more than those inflicted by the rebels। मतलब कि उनके जो इस सारी चीजों की वजह से वहाँ पे क्या क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज्यादा कैंपेन्स, उन्होंने ब, उन्होंने बहुत सारे आग लगा दी, कैंपेन्स बहुत सारे गाँव में आग लगा दी, क्रॉप्स बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से अनगिनत मौतें हुई, है ना। वास्टली मोर देन दोज इन्फेक्टेड बाय द रेबल्स, मतलब कि उससे भी ज्यादा, जितनी जो रेबल्स थे उन्होंने मारा ना जितने ब्रिटिश लोगों को, उससे भी ज्यादा मौत वगैरह हुई, राइट? अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, द ग्रेट रेबेलियन फेल्ड बिकॉज द सेपॉयज lacked unified command and a consistent strategy despite some heroic leaders। मतलब कि इतने अच्छे अच्छे हीरोइक लीडर्स, यानी कि काइंड ऑफ लीडर्स इतने अच्छे अच्छे होने के बावजूद, ये जो ग्रेट रेबेलियन था ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि जो सिपाहीज थे, जो सोल्जर्स थे, उनके पास एक क्या नहीं था, उनके पास क्या नहीं था, उनके पास एक यूनिफाइड कमांड नहीं थी, उनकी कोई यूनिटी नहीं थी, वो एक साथ नहीं थे। प्लस उनकी कोई कांस्टेंट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी थी, मतलब कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो सब भी उनके पास नहीं था। बट उनके पास कुछ कुछ हेरोइक लीडर्स थे, बट देन आल्सो दे फेल्ड बिकॉज ऑफ they lacked a unified command and a consistent strategy। Right? Now the uprising failed, but it marked a turning point, especially in sowing a seed for the idea that foreign domination was unacceptable। चाहे जो ये है चीज, ये जो रिबेलियंस थी, जो अपराइजिंग थी, फेल हो गई, बट इसने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इसने एक टर्निंग पॉइंट क्या मार्क किया कि मतलब कि इसने काइंड ऑफ, जैसे पेड़ उगता है उसके लिए एक सीड बोते हैं ना, वैसे इसने एक सीड बो दिया, कि ये आइडिया बो दिया कि हमें फॉरेन डोमिनेशन, यानी कि बाहर की डोमिनेशन हमारे देश में अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Now, the seed would grow early in 20th century into a full-fledged struggle for freedom, though with different methods। मतलब कि अब ये 20वीं सदी की शुरुआत में ही ये फुल फ्लेज स्ट्रगल में बदल गया, ये सीड उग के एज एन इतनी स्ट्रगल में बदल गया, किसकी चीज के स्ट्रगल में, आजादी की स्ट्रगल में, फ्रीडम की स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में, बहुत ही अलग अलग तरीकों से फैला। Meanwhile, in 1858, the British Crown took direct control of India from East India Company, initially the period of British Raj। यानी कि 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, they were going, but ये सारा किसके अंदर चला गया, किसके ऊपर चला गया, सारा पीरियड, ये पीरियड अब ब्रिटिश राज के अंदर चला गया। मतलब कि ये जो 1858 में से तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बाय बाय हो गई, और ब्रिटिश क्राउन ने ये ले लिया। मतलब कि अब यहाँ पे आपका क्या स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश क्राउन की वजह से ब्रिटिश राज शुरू हो गया। नाउ जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, दे वर शिफ्टेड फ्रॉम एग्रेसिव टेरिटरियल एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन ऑफ कंट्रोल। मतलब कि जो एग्रेसिवली वो टेरिटरियल एक्सपेंशन करते उससे कंसोलिडेट करने लगे अपना कंट्रोल। प्लस जो इंडियन आर्मी थी, दैट वाज रीऑर्गेनाइज्ड सो एज टू प्रिवेंट यूनिफाइड रेजिस्टेंस इन फ्यूचर। जो आर्मी थी, जो उनकी आर्मी थी, इंडियन आर्मी ही थी काइंड ऑफ, क्योंकि वो लोग ही इंडियन लोगों को ही वो कर रहे थे, बट उन्होंने फिर तो ऐसे रीऑर्गेनाइज किया कि आगे चल के ऐसा कोई भी रेबेलियस मूवमेंट, कोई भी ऐसा यूनिफाइड रेजिस्टेंस, यानी कि एक साथ सारे लोग रेजिस्ट करें, ऐसा कोई फ्यूचर में ऐसी चीज ना सामने में आए। सो दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग दैट। अब जो आगे का है, द लेगेसी ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, वो हम आगे करेंगे। बट इस एपिसोड के लिए, इसके लिए आज के लिए इतना ही।
We'll do this, the legacy of European colonialism in India, in the next part. आज के लिए इतना ही. We'll meet you all very soon with the next episode. तब तक के लिए bye bye. Take care and thank you all.